इस संगठन का लगभग 3 महीने से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और संगठन ने क्या क्या कार्य किए हैं, आगे क्या हम करने जा रहे हैं, ये प्रेस वार्ता उसके लिए बुलाई है। देखिए, हमारा जो समाज है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और हमारी कहीं पे भी पॉलिटिकल पहचान नहीं। कुछ लोगों को कुछ जिम्मेवारियां दी गई थी कुछ समय पहले, उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां नहीं निभाई, वो असमर्थ रहे। उसमें समाज का फायदा करने की बजाय खुद का आर्थिक विकास किया। बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं मिल रही है, नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। तो हमने जो मुख्य रूप से इस संगठन का, इस ट्रस्ट का जो उद्देश्य बनाया वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, एक स्वस्थ आदमी ही अच्छे कार्य कर सकता है, जिसका परिणाम दूरगामी होता है। ये स्वस्थ आदमी रहेगा, कार्य भी कर सकता है, पढ़ाई में भी अच्छा होगा और समाज का भला भी कर सकता है। तो हमने इसको मानते हुए इस संगठन की स्थापना की, जिसमें 11 बोर्ड मेंबर रखे गए हैं, जिनको हम फाउंडर मेंबर्स कहते हैं, और सभी का मान सम्मान किया गया। उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि एक पर्सन को कोई चौधराहट दे दी गई हो या किसी एक आदमी को एक बोल दिया गया ये प्रधान है, नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी पद की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने सारे समाज को साथ लेके चलने का बेड़ा उठाया है। इस बेड़े कार्यक्रम के अनुसार हमने लगभग 7 सेंटरों का उद्घाटन करना है, जिसमें हम 3 कर चुके हैं। उसमें हमने क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, टेक्निकल जो एजुकेशन है, मान लो हमारी बहन बेटियाँ हैं, कल को दामाद को या किसी बच्चे को कुछ हो जाए और बच्चे हैं पीछे, और उस अगर वो तो वो कहाँ जाएगी। हमने बड़ी गंभीरता से सोच के आगे कदम बढ़ाया कि भाई हम उसको टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो कंप्यूटर की है, चाहे सिलाई कढ़ाई की है, ताकि वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके और आगे जाके उन बच्चों का अच्छी शिक्षा दे के, फीस भर के अपने घर के परिवार को चला सके। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्थापना की रामपुरा की, जहाँ पे सेंटर का उद्घाटन हो चुका है और बच्चों ने लगभग 13 से 14 लड़कियों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाई। सेकंड जो सेंटर लिया हमने, वो लिया है गांव बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी यही इसी प्रकार का हमने कार्यक्रम, एक ही बात पे कि भाई लड़कियों को स्वावलंबी बनाए, आगे जाके ये बेटियां भाई अपने बच्चों का, अपने परिवार का। क्योंकि आज देखिए, अगर आप एक सूट सिलाने भी जाते हैं या शर्ट सिलाने जाते हैं, मेरे ख्याल से 500 से 600 रुपये का, तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कि भाई किसी के तरफ ना देखे जाए, घर में बैठ के वो कार्य करें। मुझे अभी भी याद है, और हमारे पत्रकार भाई सारे वहाँ पे थे, एक लेडीज ने रामपुरा के अंदर उठ के और ये बात कही कि जी हमें तो काम वाली बोला जाता है, हम द्वारा को अच्छा करने जाते हैं। रीजन क्या है? गाइडलाइन नहीं। समाज की बेटियाँ, समाज की बहनें, समाज की बच्चियाँ दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हैं, हमारे समाज की, हमें बड़ी शर्म की बात। उसको देखते हुए बहुत बातें पिंच हुई और हमने ये बेड़ा उठा के आगे बढ़ते। अब थर्ड जो हमने गोकलगढ़ के अंदर किया है, यही गोकलगढ़ के अंदर अभी पिछले संडे लगभग 350 के करीब मौजूद थे, लेडी जेंट्स, और उन बच्चों ने बड़ी मेहनत करके और आगे कार्यक्रम पोस्ट कर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बालासराय, जिसमें हमारी आबादी बहुत सारी है। तो बालासराय के अंदर भी हम एक सिलाई कढ़ाई के अंदर और एक कंप्यूटर की स्थापना करने जा रहे हैं। नेक्स्ट संडे को हमारा वहाँ का प्रोग्राम। इसके बाद हम लेंगे, हमारी आज शाम की मीटिंग है इसके अंदर उत्तम नगर के अंदर। उत्तम नगर में भी हम सेम पैटर्न पे, हमारा टारगेट 7 सेंटर बनाने का है, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन भी होगी और ये भी होगी। हमारा एक ही मकसद है कि समाज के बच्चे गलत रास्ते पे न जाए, नशा पता को छोड़ के एक सीख जाएँ और अपना रोजगार, स्वयं रोजगार की तरफ जाए। इसके अलावा देखिए, हमने कुछ जो प्रोग्राम्स, इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमें एक टीस होती है, मैं आपको आज बताता हूँ। जैनियों के 250 घर हैं, आप काउंट कर सकते हैं। सिर्फ आज ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ 250 घर, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं खड़ी करती है।
मुझे बड़ी पिंच होती है बात। मैं धरातल से कार्य करने के लिए इस काम वर्किंग में चले हुए हमारी पूरी की पूरी टीम कि भाई आप डाटा लेके आए, कहाँ क्या हो रहा है, हम उस पर काम करेंगे। अभी मैं पीछे एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहाँ मेरे सामने बात आई कि भाई सिर्फ जैनियों के 250 घर, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं खड़ी कर, क्या हम नहीं कर सकते? समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यहाँ आ रही है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। हम समाज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ लेने देने की बात आती है तो हम लोग पीछे पैर कर लेते हैं। रिवाड़ी समाज के अंदर 22% लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं, जिनके पास 1 करोड़ रुपए की कोठी भी है, 10 करोड़ की भी है, अच्छे व्यापार भी हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है समाज की। मुझे बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ती है। उस इच्छा शक्ति को अगर हम जगाएं तो शायद उन 250 आदमियों से ज़्यादा और उस समाज से ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारी शिक्षण संस्था खड़ी हो सकती है बहुत जल्दी। इस कार्यक्रम में आगे हमने क्या किया, इसी को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब से मिले, हमने अपनी बात रखी। मेरे पास उसका लेटर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने हमें एक प्रपोजल भेजा है कि भाई आप जो है हमें एक प्रपोजल बना के भेजिए, आपको ज़मीन कहाँ चाहिए शिक्षण संस्था के लिए या आपकी चौपाड़ के लिए। आज हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई वैवाहिक कार्य करते हैं, देखिए अमीर आदमी चाहे लंदन में कर लो, चाहे काठमांडू में कर लो, चाहे कनॉट प्लेस में कर लो, चाहे दिल्ली में कर लो, पैसा उसके पास है, वो कहीं पे भी शादी कर सकता है। लेकिन गरीब आदमी के भी दिमाग में एक अंदर एक टीस रहती है कि भाई मेरी बेटी की भी शादी ऐसी जगह हो जहाँ लोग देखें। तो हमने एक सार्वजनिक चौपाल के लिए आधा एकड़ की डिमांड रखी। वो डिमांड हमारी लगभग पूरी होगी, लगभग। सिर्फ वहाँ से एसटीपी से मैंने परसों बात की थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी फाइल आ चुकी है और हम इस पे जल्दी ही अप्रूवल देंगे। 6000 रुपये गज के हिसाब से 2500 गज जमीन की अप्रूवल के लिए हमने भेजा हुआ है। तो ये लगभग 1.5 CR के आसपास होगा, जिसमें हमें 70% सब्सिडी देके कुछ पैसा सरकार देगी और 30% हम देके उस संस्था को खड़ी करेंगे। एक ये छोटी सी पहल है। इसके अलावा जो दूसरा आगे हमारी जो सोच है वो ये है कि हम इन बोर्ड मेंबर्स को, ये रिवाड़ी के लिए नहीं बनाया गया, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरे इंडिया का ट्रस्ट है। हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है, कुछ गवर्नमेंट से ऐसी चीज़ें ली जाएं, एड्स ली जाएं, प्रपोजल बना के भेजा जाए कि वहाँ से पैसा आए और समाज का भला हो। क्योंकि हम भाई गरीब आदमियों से हम देखिए, वो लोग फिजिकली हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, मेंटली खड़े हो सकते हैं, लेकिन जहाँ फाइनेंस की बात आती है वो अपने पैर पीछे कर लेते हैं और हम तंग भी नहीं करेंगे। ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये जो सेंटर्स खोले जा रहे हैं, ये थ्रू डोनेशन वर्किंग चल रही है। आज हमारे जो साथी हैं, कर्मठ साथी है, जो टीम है, वो लोग सारे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ये सारा सिस्टम आगे चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 3 महीने हैं, इसके अंदर हमें समाज के लिए एक आधा किला ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये कार्य कर चुके हैं इसके तरफ से। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक और प्रॉब्लम आई है सामने, वो आई है कि हमारी कुछ बच्चियाँ जो पढ़ने में तो समर्थ हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही ना, उनको कोई आगे नीट के लिए, आईआईटी के लिए या कोई कोचिंग सेंटर के लिए, वो चीज़ें हमने उन पे भी ध्यान दिया है। हमारे बीच में राकेश जी बैठे हुए हैं, जो हमारे इस ट्रस्ट के बीकानेर से प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। तो हमने उनके साथ मीटिंग करके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश की है और उसके लिए हमने कोई जगह तलाश रहे हैं। कोई जगह मिल जाए तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने की शुरुआत कर सकते। इसके अलावा जो तीसरा हमारा कार्य है वो सबसे बड़ा है। हमने बार बार कहा है कि हम स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ट्रस्ट की तरफ से 5.5 लाख रुपए की मशीनों की परचेजिंग की गई। पैथ लैब, चैरिटेबल पैथ लैब और क्लिनिक खोली जा रही है। सेक्टर 5 के अंदर एक दुकान ले ली गई है किराए पे, उसमें हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो एक मील का पत्थर साबित होगा आगे आने वाले समय। मेरी सोच क्या है मैं बता देता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज अग्रोवा भी गया हूँ, लांगलोई में भी गया हूँ, महाराजा अग्रसेन में कॉलेज में। मैं जब देखता हूँ कि भाई इस समाज का ये, तो मुझे भी थोड़ा लगता है कि हमें सबको इकट्ठा करके हम कोशिश कर सकते हैं और हम तरीका निकाल सकते हैं कि भाई
हमारी समाज की यूनिवर्सिटियाँ हों, स्कूल हो, कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज हों, लेकिन इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। तो हम एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बड़ा बनाएंगे, हॉस्पिटल को बड़ा बनाएंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे कि हमारे ये नहीं कि पूरे सिर्फ प्रजापति समाज के लिए और समाज भी उसका लाभ उठा सके। भाई प्रजापति समाज ने ये चलाया है और भाई सारे के सारे और समाज भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आज देखिए मेडिकल जो फैकल्टी है बहुत महंगी है, बहुत ही महंगी। आपने कोरोना में देखा होगा कुछ लोग बिना पैसे के जान चली गई लोगों की। मैं आपको एक बहुत ही उदाहरण देता हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण कि हमारे यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल था बाउल वाला, एक लाला जी आए कालासराय से, वो आए यहाँ पे पहले विराट के अंदर, वो माइग्रेटी थे, पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने, उनका बेटा 6.25 फुट था, दादा भी जिंदा, बापू भी जिंदा, वो पीछे मानेसर आकर उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है और वो रिवाड़ी पहुँच गई। मैंने ज़िंदगी में मेरे ख्याल में 5 करोड़ रुपए एक बार देखे होंगे, ज़िंदगी में पहली बार। मीडिया वालों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ आए और हमारे संदेश जो है आगे पहुँचाओगे। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद करता हूँ कि हमारे प्रजापत समाज में 2-3 कुरीतियाँ थी जो हमारे बुजुर्गों ने ख़त्म की है। आपको पता होगा कि पहले एक त्योहारी होती थी, कोई भी त्यौहार है, जैसे होली होगी, दिवाली होगी, उस पर त्योहारी पे हमारे प्रजापत समाज की लेडीज जो है उनके घर जाती थी और त्योहारी लेकर आती थी, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो खाया हो, चाहे मतलब ठीक हो, वो लेकर फिर वो अपने घर आती थी। ये बहुत बड़ी गलत बात थी। दूसरा ये था कि एक काज होता था, काज के अंदर जो है हर आदमी पैसे चढ़ते थे। सबसे छोटा था वो बेचारा मर जाया करता, घर से टूम बेच के जाया करता, कुछ भी करके जाता, पड़ोसी से मांग के लेके जाता और वो जो है अपने काम चलाता था वहाँ जाके ना, दुख पाता था। तो वो हमारे पिताजी 97 के होके एक्सपायर हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, हर काज के अंदर जाके बैठे हैं और बताया है उन्होंने, अगर हम प्रजापत समाज से हैं और हमारी समाज ने फैसला किया है 11 रुपये पगड़ी लेंगे, उससे ऊपर कोई नहीं देगा। तो एक बहुत बड़ी उन्होंने पहल की थी और आज तक वो कायम रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा काम करें ताकि हमारी समाज में हमारा नाम हो, उनकी तरह हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद। और यहाँ पर सम्मानित व्यक्तियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे गुरु महाराज दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम इसके अकॉर्डिंग मेन है हमारा शिक्षा के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हमारे समाज में अज्ञानता के कारण भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों तक नहीं पहुँच पाती। कुछ सरकार की स्कीमें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, उन तक नहीं पहुँच पाती। अभी हमारे ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर सुरेंद्र के माध्यम से करीब परसों की बात है शायद, परसों 4 बेटियाँ थे हमारे समाज की जो RTE के तहत एडमिशन कराना था, लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं ले रहा था। स्कूल प्रशासन से मिले, उसके बाद हम शिक्षा विभाग से मिले, उसके बाद उन 4 बच्चियों का वहाँ पर हमने फॉर्म जमा कराए हैं जो 18 को ड्रा होगा। तो कुछ स्कीम ऐसी हैं जो आम लोगों को पता नहीं होता, हमारा समाज पिछड़ जाता है शिक्षा में। सरकार की तरफ से जो स्कीमें आएंगी वो भी उनको अवेलेबल कराएंगे और अपने संस्थान की तरफ से भी हम कुछ शिक्षा संस्थान खोलेंगे जिससे हमारा समाज आगे जा सके। सिर्फ मेन हमारा है अज्ञानता के कारण पीछे रह चुके हैं, ये सब अपने जो पैतृक काम है उन तक सीमित हैं, ना कि शिक्षा लेके आगे बढ़े। तो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी हेल्प करेगा चारों तरफ से। सरकार की तरफ से आने वाली भी, मैं लेबर डिपार्टमेंट का काम करती हूँ, उनसे लोगों को जो भी योजनाएं आती हैं वो उन तक पहुँचाती हूँ। उसमें क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या तैयारी होगी, क्या नहीं होगी, जिससे वो छूट जाते हैं। अभी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से 1,01,000 कन्यादान आ रहा है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। BPL से भी BCA BCB वालों को 31,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा, जो उन बच्चों की एजुकेशन में और शादियों में, बेटियों की शादियों में हेल्प होगी। बस मेरा इतना कहना था। धन्यवाद। आज का जो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय है वो हमारा महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट की तरफ से इस संगठन को विस्तार करना, और मेन जो है शिक्षा को ही हम इस संगठन का विस्तार जब हो सकता है तो हम शिक्षा को ही नींव बनाएंगे। जब ये नींव ही मजबूत होगी तो ही इस पर स्तंभ खड़े होंगे, और ये जब होगा जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भाई इसको आगे बढ़ाने के हम अच्छे भाई बच्चों को मौके देंगे। और इसके लिए हमने आगामी जो गत 4 महीने हैं उसमें 4 गांवों में, रामपुरा में, बीकानेर में, गोकलगढ़ में सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर भी खोला, और बीकानेर में हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था
जिसमें डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, 3-4 डॉक्टर और भी थे, जिसमें सभी ने महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का और जनरल चेकअप भी किया गया। को बढ़ावा दिया जाए, जब भी हम वही समाज में अपने इस प्रजापति समाज को हम आगे अग्रसर कर सकते हैं हर फील्ड में। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक सवाल है कि आज का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है? देखिए, हमारा जो संगठन पिछले 3 महीने से कार्य कर रहा है, उस कार्य को, जो विकास कार्य किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना आपके माध्यम से। दूसरा, जो आने वाली हम जो कार्य करेंगे उन पे प्रकाश डालना था, ताकि हमारा समाज अवेयर हो कि भाई एक संस्था जो है समाज के लिए कितनी मेहनत और कितने उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो सब समाज की बात करें, देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं पहले भी सभी साथियों को बता चुका हूँ कि हमने पूरे समाज ने एक जिम्मेवारी एक आदमी को सौंपी, लेकिन वो आदमी उस जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम रहा। जो पीछे एक सोसाइटी बनाई गई थी उसको निरस्त करवा दिया गया जानबूझ के जी। और मैं तो ये कहूँगा कि समाज का पहले रजिस्ट्री करवाई और फिर उसका इंतकाल चढ़वा लिया गया। उस इंतकाल को हमने ख़त्म किया और ये ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट के द्वारा हम पूरे समाज को साथ लेके चल रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं, किसी भी भाई से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा एक ही कार्य है कि जो लोग विकास चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और समाज को आगे ले जाने में हमारी सहयोग करें। देखिए क्या है, मैं पहले दूसरी बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा। एक व्यक्ति विशेष ने पूरे समाज को बेच दिया, पॉलिटिकल खुद के विकास के लिए समाज को 50 साल पीछे भगा दिया। इस संगठन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग पूरे समाज का कार्य करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, समाज की सुनेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी हमारी होगी। ठीक है सर। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना तो हम इलेक्शन चाहते। रीजन बताता हूँ कि हमारा समाज एक पर्टिकुलर आदमी को सौंप के और 50 साल पीछे चला गया। क्या वही दोबारा दोहराई जाए बातें? मैं इसको नहीं मानता कि कोई किसी भी, हमारा पूरा संगठन इलेक्शन नहीं करवाएगा और पूरा संगठन इसके विरोध करता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने पर्टिकुलर 10-11 आदमियों की पर्टिकुलर वो बनाई है, कमेटी बनाई है और हम नए बच्चों को आगे ले जा रहे हैं और हम उन लोगों को आशीर्वाद देंगे, छोटे बच्चों को। तो समाज में होने वाले इस तरह के इलेक्शन का क्या आप विरोध करेंगे? आपका चैरिटेबल विरोध? देखिए, मैं अभी बता रहा था आपको, विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर आदमी को निशाना बनाए। देखिए, मैंने कहा था उन लोगों को कि भाई तुम लोग पहले जो पिछला हिसाब किताब वो दीजिए। उन्होंने नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाया लोगों को, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल अपनी बीजेपी की सरकार रही, 20 साल में समाज का एक भी कार्य नहीं हुआ है। कोई गिनवा दे एक भी कार्य हुआ। आज हमने 3 महीने के अंदर, हमारे पास प्रूफ है, लेटर है, कि हम दिखा सकते हैं आपको कि भाई हमने इस संगठन के थ्रू ज़मीन लेने में सहयोग मिला, हमें सरकार का सहयोग मिला। लेकिन ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को ले जाके आगे और भाई पूरे समाज को बैक फुट पे ले आए। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। समाज के बच्चों को देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी संस्थाएं बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो पूरी सोसाइटी के होते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सिर्फ नाम होता है समाज का। उसमें सभी कास्ट के, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि पूरा भाई सिर्फ कुम्हारों के बच्चे, प्रजापतियों के बच्चे ही पढ़ेंगे। कोई भी समाज, किसी भी समाज का बच्चा गरीब भी हो सकता, अमीर भी हो सकता, सभी के लिए संस्था सभी के लिए काम करेगी। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमने उसको चौक को पूरे को अडोप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है अडोप्ट, और उसकी देख रेख हम खुद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करेंगे। आप कल से वहाँ कार्य शुरू करवा रहे हैं। जो उसकी टूट फूट है उसको समरवाएंगे और एक ग्रिल लगाई जाएगी। और मैंने पहले ही बताया कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, हम वहाँ कैमरों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आगे कोई छेड़छाड़ी ना हो चौक के साथ। संगठनात्मक तौर पर देखिए, हमने अभी पूरे रिवाड़ी को जोड़ दिया, 90% लोगों को जोड़ दिया है। अब हमारे जितने भी गांव हैं जहाँ पे हमारी आबादी है, हम पूरे सेंट्रलाइज 1 महीने के अंदर पूरे ज़िले को जोड़ेंगे। पहले हमारी बातचीत चली हुई है, हमारा जो पूरे संगठन है, नए बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारियाँ दी गई हैं कि आप लोग भाई गांव-गांव जाएंगे और पूरे समाज को जोड़ेंगे। फिर हम एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम, जो जैसे मैंने अभी बताया था कि हम एक यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल क्लिनिक की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो वो एक
जैसे गुरु चौक के साथ जब छेड़ाछाड़ी हुई थी उस टाइम हमने एक दिखाई थी स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ आपको महीने 1.5 महीने में फिर देखने को मिलेगी। समाज का जो पैसा देखिए हमने एक लीगल नोटिस के माध्यम से उनको बताया है। देखिए जो आदमी कहता है मुझे कि भाई 2012 में मैंने रिजाइन दे दिया था, तो मैं मीडिया भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे क्वेश्चन राइज किया जाए कि आप किस आधार पे अपने आप को प्रधान दिखा रहे हैं, प्रधान प्रजापति समाज। क्योंकि हमने अखबारों की कटिंग लगाई है लीगल नोटिस में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रधान वीर सिंह प्रजापति समाज सो एंड सो। तो मैं मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल कोई प्रेस नोट आता है तो उससे पूछा जाए कि भाई आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये डेजिग्नेशन लिखते हैं। भाई एक कोई एलडीसी लगा हुआ है या कोई आईएएस लगा हुआ है तो पूरा लिखेगा, वो तो जब रिटायरमेंट हो चुकी है या रिजाइन दे चुका है तो वो पूरा वर्ड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, लोगों को भड़काने के लिए और सिर्फ लोगों को पीछे धकाने की कार्रवाई की जा रही है। तो समाज का जो पैसे की जहाँ तक बात है, हमारी बाला सराय के अंदर हमारे पास बैठे हैं जो कोकी प्रधान जी, उन्होंने पूर्ण रूप से ये बात रखी थी कि भाई सबसे पहले हमें ये पूरा हिसाब दिया जाए, इसके बाद आगे इलेक्शन या कोई बात सोची जाएगी। और उसने वहाँ पे भी उन्होंने लोगों को भड़काया। हम कोई भी समाज का बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन्होंने 5-7 आदमियों ने मिलके ये अपनी ये घर की जो होती है, कहते हैं जी हम तो एक वो करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। अरे जो रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले थे वही 10 आदमी इकट्ठे हो गए फिर समाज को भड़काने चले गए। समाज के साथ धोखाधड़ी। हमने उनको लीगल नोटिस एक कोर्ट के माध्यम से भिजवा दिया, उसका जवाब जल्दी आ जाए। सर लगभग कितनी पैसे लिखा गया? देखिए क्या है, जब तक कोई डाटा हमारे पास ना हो तो ये बात कहना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई कितना पैसा उनके पास, क्योंकि वो तो हिसाब किताब तो दिया ही नहीं, पिछले 14 साल से कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है कि जब इलेक्शन हुए तो 50-50 रुपये सारे समाज से इकट्ठा किया गया था। इलेक्शन के नाम से एक पर्ची काटी गई थी जिसका वोट अमाउंट जिसको एक बोलेंगे हम। इसके अलावा कुछ एड्स आई थी, जैसे फंक्शन हुए थे 1-2, उसमें कुछ पैसा आया था। तो ये है लगभग, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात, पहले सभी भाइयों को एक बात बता दूं, ये एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओ जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है। हम सिर्फ उसी आदमी को सपोर्ट करेंगे जो पूरे समाज का भला चाहे। इसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं, ना कोई ट्रस्ट की तरफ से कैंडिडेट उठाया जाएगा, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ को प्राथमिकता दी जाएगी कि जो पूरे समाज का, प्रजापति समाज का अच्छा चाहेगा, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करेगा, जो मतलब वादे पूरे करेगा, उसके साथ। एक गणमान्य व्यक्ति और प्रेस के मौजूदा मेंबर और प्रधान जी को बालासराय की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आज एक प्लेटफॉर्म दिया एक हमारे समाज को, जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है पहले हुआ हो कभी, क्योंकि इलेक्शन आज से 10 से 12 साल पहले हुए थे। उसके बाद हमने कभी ना ये देखा है, पहली बार ये सब चीज़ देख रहे हैं हम। और हम चाहते हैं कि आने वाला टाइम और भी अच्छा हो। आज हम यहाँ 50 के हैं, कल 500 के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और हम अपनी आवाज़ को उस लेवल तक पहुँचाए जो नहीं पहुँचा पाए आज तक। और सबसे बड़ा कारण जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक शिक्षा है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमेशा पिछड़ा हुआ सिर्फ इसी वजह से है कि शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाई। क्योंकि हमारे समाज में जो आय का साधन होता है वो नहीं है। अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे अपना स्टेटस कर रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो डॉक्टर साहब ने ये आज नींव रखी है, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत आगे तक जाए। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस जीवन में वो है चिकित्सा। इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास एक पैसा जमा करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, और आजकल बीमारियां इतनी हो गई है कि वो सेविंग 1 मिनट में हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि हमें इसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। हम थोड़ा सा पैसा बचाने के पीछे हम लास्ट में कितना बड़ा अमाउंट दे देते हैं कि हम एक कर्जे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो डॉक्टर साहब की 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, एक शिक्षा और दूसरा चिकित्सा।
तो इसमें जो भी होगा हम लोगों से, मेरी टीम से और हमारा जो परिवार है उन सब से जितना होगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ मान सम्मान दिया उसके लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।